हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड की जो एजुकेशन बुक है, मानव विकास की समझ, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसमें हम लोग जो है बहुत सारे लेसन्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो यूनिट नंबर 1 से हमारे तीनों लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 की। तो यूनिट नंबर 2 में एरिक एरिक्सन स्वनिर्मित व मनोसामाजिक सिद्धांत जो है, ये हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि लेसन नंबर 2 का, सॉरी, यूनिट नंबर 2 का लेसन नंबर 1। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं यूनिट नंबर 2 पर जाकर, और हम लोग जो है उसका लेसन नंबर 1 निकाल लेते हैं, जिसमें एरिक एरिक्सन के बारे में बताया गया है, जिन्होंने यहाँ पर बताया है किस चीज़ के बारे में, जो इन्होंने जो है अ, ये आई थिंक हम लोग आ गए हैं यूनिट नंबर 3 पर शायद से। तो चलिए ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा लेसन को देख लेते हैं। हाँ जी। तो यूनिट नंबर 2 से हमारा लेसन नंबर 1 आज होने वाला है इस वीडियो के अंदर कवर। तो मैं आपको जो है पूरा का पूरा लेसन इसके अंदर जो है एलैबोरेट करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस लेसन को अच्छी तरीके से सुनना है, समझना है, और जो भी पॉइंट आपको लगे इंपॉर्टेंट हैं उसे आप जो है अपने रजिस्टर के अंदर नोट डाउन करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो इसमें हमको समझ में आने वाली जो चीज़ है और जो पढ़ना है, जो आपकी बीए फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, और या फिर आप सीटेट का एग्ज़ाम दो या फिर आप बीएड का एग्ज़ाम दो, हर जगह पर जो है मनोसामाजिक विकास की जो अवस्थाएं हैं इनके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। यानी कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने समझ लिया तो अंत तक आपको हर बार समझने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये स्टेज आपको जो है ज़रूर वहाँ पर बतानी पड़ेगी। ठीक है। तो जो ये यूनिट है आप जब पूरी कर लोगे तो इसके बारे में आपको यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें आपको पता चलेगी कि एरिक एरिक्सन का सैद्धांतिक योगदान जो है वो क्या है। ठीक है। और एरिक एरिक्सन जो है उन्होंने प्रतिपादित ईगो मनोविज्ञान को भी समझ सकेंगे, ईगो मनोविज्ञान क्या होता है। और उन्होंने आगे बहुत सारे व्यक्तित्व विकास के बारे में बताया, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम छोटा सा एक इंट्रो ले लेते हैं कि ये जो हमारा लेसन है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है और इस लेसन में हम क्या सीखने वाले हैं। तो एरिक्सन जो है मनोसामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक बेहद प्रसिद्ध नाम है। अगर हम बात करें बहुत सारे फेमस लोगों का, तो यहाँ पर मनोसामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज़्यादा फेमस एक एरिक्सन नाम का जो व्यक्ति है ये है। यूँ तो उन्होंने हाई स्कूल के बाद में कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि नहीं भाई जीवन के अंदर जो है अगर हमारे पास पैसा हो तो हम कुछ कर सकते हैं, या फिर हमारे पास सुख सुविधाएं हो तो हम कुछ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि हाई स्कूल के बाद में उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा ही नहीं ली, लेकिन ज्ञान अर्जन के लिए उन्होंने उत्साह, उत्सुकता और प्रयास, यानी कि उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो हमेशा से बनी रही, और उन्हें विश्व के कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिकों में शुमार कर दिया। अब क्या हुआ कि जो बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक रहे हैं पूरे विश्व के अंदर, उनमें ही इनका एक नाम लिया जाता है। उन्होंने अपना व्यावसायिक करियर जो है एक शिक्षक के रूप में शुरू किया, परंतु मानव व्यक्तित्व के संबंध में उनकी जिज्ञासा से उन्हें एक मनोविज्ञान शोधार्थी और बाद में मनोविज्ञान के रूप में पहचान दिलाई। तो कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने जो है अपनी स्कूल की जो एजुकेशन थी वो हाई स्कूल तक ली थी। उसके बाद में इन्होंने जो है औपचारिक रूप से जो है कोई भी शिक्षा नहीं ली है। फिर इन्होंने जो अपना करियर जो है व्यवसाय करके जो है एक शिक्षक के रूप में स्टार्ट किया। बाद में धीरे धीरे जाकर एक मनोवैज्ञानिक के रूप में इनको पहचान मिली, और फाइनली जो है ये बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के बीच में शुमार हो गए। तो यहाँ तक इतना बहुत होता है इनके बारे में जानने के लिए। अब हम बात करते हैं कि मनोविज्ञान जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, इसको हम किस तरीके से समझेंगे। तो जो एरिक्सन है, इनका जो सिद्धांत है उसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है उनके द्वारा अहम, यानी कि ईगो, इसकी व्याख्या करना। तो उन्होंने क्या बोला है कि ईगो को जो है मानव व्यक्तित्व को आकार देने वाला एक महत्वपूर्ण पक्ष माना है। कि जो मनुष्य का जो व्यक्तित्व है ना, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसको मतलब डिज़ाइन या फिर उसको आकार देने वाला एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है ईगो। अब उन्होंने दावा भी किया कि जो ईगो है वही है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का केंद्रीय बिंदु है। आज हमारे अगर हम पूरे समाज में देखते हैं कि जितने ही प्रकार के जो लोग हैं, तो उनका जो अलग अलग व्यक्तित्व है, किसी का अच्छा है, किसी का बुरा है। आई एम सॉरी, ईगो जो है नेगेटिव वर्ड नहीं होता। ईगो, अब यहाँ पर हम बात करें एटीट्यूड की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अहंकार जो यहाँ पर दिया गया है तो व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु है। और उनकी ये व्याख्या जो है फ्राइड की ईद की व्याख्या से बिल्कुल ही उलट थी। यानी कि फ्राइड नाम का एक व्यक्ति है, उसने ईद की व्याख्या लिखी है, उससे बिल्कुल अलग थी। एरिक्सन के अनुसार ईगो एक स्वायत्त ढांचा है, जो कि फ्राइड की भांति एरिक्सन ने ईगो को सिर्फ नैतिक चौकीदार की भूमिका से बाहर निकालकर उसको एक बेहद महत्वपूर्ण और विस्तृत भूमिका का निर्वाह करने वाले तत्व के रूप में व्याख्यात किया है। इन्होंने जो है ईगो के पास में निर्णय लेने, समस्याओं का समाधान करने और मुक्त रूप से अपने वातावरण के साथ अंतर क्रिया करने, निर्णय लेने की तार्किकता और शक्ति दोनों होती है।
तो उन्होंने यहाँ पर कुछ बातें बोली है कि जो एरिक्सन है उन्होंने बताया कि उनके अनुसार जो ईगो है उसके जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं वो कौन-कौन से हैं। उन्होंने बताया सबसे पहला कि ईगो जो है वो व्यक्तित्व और व्यवहार का एक ढांचा है। ईगो व्यक्ति को अपने उसके वातावरण के साथ में अंतर्क्रिया करके अधिक सामर्थ्यवान बनाती है। व्यक्तित्व और व्यवहार को सिर्फ उसकी ऐतिहासिक व्याख्या के आधार पर नहीं समझा जा सकता। इसको पूर्ण रूप से समझने के लिए बदलती हुई सामाजिक संस्थाओं और मूल्यों के साथ में ईगो विकास के जटिल संबंधों को भी समझना अनिवार्य है। एरिक्सन का ईगो सिद्धांत जो है वो व्यक्ति के जीवन के लिए किसी एक हिस्से पर केंद्रित ना होकर उनके पूरे जीवन काल को व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण मानता है। अब जिसके संदर्भ में वे व्यक्ति के जीवन को 8 अवस्थाओं में बाँट सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो पूरी की पूरी लेसन को जो समझना है आपको, तो इसमें आपको जो सबसे पहला पॉइंट आपको समझना है वो यही समझना है कि जो एरिक्सन है उन्होंने जो है अपने जो 8 पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं वो कौन-कौन से हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो वो चीज़ हम यहाँ पर समझ लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एरिक्सन के अनुसार जो मानव प्रकृति है ना, उसकी विशेषता क्या है? तो व्यक्ति का जो व्यवहार है वो मौलिक रूप से मनोसामाजिक विज्ञान के विकास के साथ में निर्धारित होता है। अब व्यक्ति की जैविक परिपक्वता उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य परिप्रेक्ष्य का मतलब दृष्टिकोण, नज़रिया, ठीक है? उसके नज़रिए के साथ में उसके साथ अंतःक्रिया करके उसके व्यवहार का निर्धारण करती है। जैसे अभिभावक हैं, उनका व्यवहार कैसा है, उनका मित्र समूह जो है आगे दोस्तों में जिस तरीके से दोस्त होंगे आपके, वो बोलते हैं ना कि माथे पे टीका लगाकर और गले में रुद्राक्ष की माला पहनने वाला मित्र होगा तो वो आपको मंदिर लेकर जाएगा, और अगर आपका दोस्त ऐसा ही होगा छपरी टाइप में तो वो आपको मदिरा के शॉप पर लेकर जाएगा, यानी कि दारू की दुकान पर लेकर जाएगा। तो इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। विद्यालय का जो अनुभव है, सामाजिक अपेक्षाएँ होती हैं, चुनौती, ये सब चीज़ इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्ति जो है लॉजिकल होता है, यानी कि तार्किक होता है। एरिक्सन के अनुसार तार्किकता व्यक्ति की अहम कार्य पद्धति का ही एक हिस्सा है। हम कोई भी लॉजिक लगाते हैं, कुछ भी हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो भी क्या है, वो ईगो ही में आता है ना। इसका सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है कि व्यक्ति द्वारा मनोसामाजिक संकटों को स्वयं हल करने की क्षमता से, यानी कि व्यक्ति क्या करता है, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसको खुद सॉल्व करता है। सॉरी। आगे व्यक्ति का एक विकास एक प्रकार की समग्रता में होता है। वह विकास के विभिन्न चरणों में विभिन्न गुण, कौशल और क्षमताएं अर्जित करता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम बात करें तो पर्यावरण को, यानी कि एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है कि जो अभिभावक हैं, संस्कृति और ऐतिहासिक ये कारकों की, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाते हैं ये लोग, है ना। और व्यक्ति इन कारकों की सहायता से ही क्या करता है, मनोसामाजिक अवस्थाओं में उत्पन्न होने वाले संकटों को हल करता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर कि एपिजेनेटिक सिद्धांत जो है वो क्या कहता है। एपिजेनेटिक सिद्धांत जो है एरिक्सन का, वो है क्या? तो एरिक्सन के एपिजेनेटिक सिद्धांत की मूल धारणा ये थी कि व्यक्ति का पूर्ण विकास उसके जीवन की कुल 8 अवस्थाओं में जो है बाँट कर समझा जा सकता है। अब उसको ना 8 जगहों में बाँट दिया। तो देखो सबसे पहली बात, एपिजेनेटिक सिद्धांत जो है वो उसमें बताया गया कि व्यक्ति का जो पूर्ण विकास करना है तो उसको 8 अवस्था में बाँटो। वो 8 अवस्था कौन-कौन सी है? तो ये हम देख लेते हैं 8 अवस्था कौन-कौन सी है। उससे पहले हम थोड़ा-सा ये भी देख लेते हैं कि जो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व का विकास एक बहुत ही दीर्घ और समग्र प्रक्रिया है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कुल 8 अवस्थाएँ हैं, वो तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पर 8 अवस्थाओं की बात की जा रही है। इन 8 अवस्थाओं के गुजरने के बाद ही व्यक्तित्व अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। ये 8 की 8 अवस्थाओं से गुजर जाओगे, उसके बाद में ही व्यक्ति को जो है अपनी पूर्णता को यहाँ पर जो है प्राप्ति उसकी होगी। प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति कुछ सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक संकट ऐसे इनका सामना करता है, और इन संकटों का सामना करना ही व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है। बोलते हैं ना कि जीवन में मुश्किलों का आना आम बात है, ठीक है? और मुश्किलों का होना ही पता चलता है कि आप जीवित हो। किसी भी व्यक्ति के लिए इन संकटों का सामना करना और उन्हें सफलतापूर्वक सुलझाना बहुत ज़रूरी है। और कोई व्यक्ति संकटों का सामना सफलतापूर्वक करता है तो उसके व्यक्तित्व को कुछ सकारात्मक गुण विकसित होते हैं। पॉजिटिविटी वहाँ पर जो है निकल कर सामने आती है। तो ये जो 8 अवस्थाएँ बताई थी वो यहाँ पर है। वो 8 अवस्थाएँ कौन-कौन सी हैं? तो ये आपकी 8 अवस्थाएँ जिनको हम एलाबोरेट करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहली अवस्था, शिशु अवस्था, जो जन्म से लेकर 1 वर्ष तक होती है। इसको याद रखना, विश्वास बनाम अविश्वास, इसमें ये चीज़ पैदा होती है। रिक्सन ने बोला है कि इस अवस्था में व्यक्ति के जो मनोसामाजिक विज्ञान विकास है, उसकी प्रथम अवस्था माना जाता है। तो याद रखना, ये मैंने आपको बोला था, सीटेट हो या बीएड हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, हर जगह पूछा जाएगा आपसे कि शिशु अवस्था जो है वो कौन सी अवस्था है, ये कहाँ से कब तक होती है। ये जन्म से लेकर 1 वर्ष तक के लिए होती है और इसके अंदर विश्वास और अविश्वास पैदा होता है।
उनके अनुसार विकास के आरंभिक चरण में किसी भी व्यक्ति के लिए विश्वास का भाव एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये भाव ही स्वस्थ व्यक्तित्व का आधार बनाता है। एक शिशु के लिए सुनिश्चित करना बहुत महत्व रखता है कि सामाजिक दुनिया सुरक्षित, स्थायी और विश्वास करने योग्य है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको क्रिएट होगी, यानी कि सब कुछ यहाँ पर पता चलेगा। तो नॉर्मली आप यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, पर बाकी आपको एक दो लाइन में समझ आ गया होगा कि शिशु अवस्था कौन सी होती है जो जन्म से लेकर 1 वर्ष तक चलती है और जिसके अंदर किस चीज़ का विकास होता है। इसके अंदर जो विश्वास और अविश्वास की बात यहाँ पर की जाती है। उसके बाद में दूसरा आता है आपका जो 1 वर्ष से 3 वर्ष तक होगा, जो होगा पूर्व बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था जो है इसके अंदर बताया गया स्वायत्तता और शर्म और शंका, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी धीरे-धीरे। अब इसमें बताया गया है कि जो भाई शिशु जो है पहले मनोसामाजिक संकट को सुलझाकर विश्वास और आशा के गुण को विकसित करता है, तो वहीं अगली अवस्था के अंदर वो धीरे-धीरे स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए होने वाले संघर्ष की आधारभूमि बनते हैं। इस अवस्था को हम फ्रायड द्वारा प्रतिपादित गुदा अवस्था के समानार्थी रख सकते हैं, लेकिन इन दोनों ही अवस्थाओं की अवधारणाओं में कुछ मौलिक अंतर है। यानी कि जो फ्रायड ने बताया है वो अवस्था और जो यहाँ पर एरिक्सन ने बताई है वो अवस्था थोड़ी सी डिफरेंट है, जो इस अवस्था की व्याख्या के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि शिशु अवस्था में शिशु अपने सभी कार्यों के लिए पूर्ण रूप से अपनी माता या परिवार पर निर्भर होते हैं, है ना। परंतु होता क्या है कि इस अवस्था में आते आते वो जो है मानसिक रूप से, फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत तेजी से विकास कर रहे होते हैं और उनके अंग जो है परिपक्व हो रहे होते हैं, यानी कि जो उनकी बॉडी है वो क्या हो रही होती है, वो परिपक्व हो रही होती है और वह भाषा सीख रहे होते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें होती है और उसके बाद में धीरे धीरे वो बच्चे क्या करता है, स्नान करना, कपड़े पहनना, खाना खाना, खिलौनों से खेलना, ये सब कुछ वो है किसी भी बड़े की सहायता से करना चाहता है। अगर ये कहा जाए कि इस अनमनो सामाजिक अवस्था में बच्चे में खोजने, चयन करने और आजमा के देखने की अत्यंत उत्सुकता पैदा हो रही है, तो वो गलत होगा। तो वो गलत नहीं होगा। इस अवस्था का मनोसामाजिक संकट मुख्य रूप से बच्चे की स्वायत्तता और स्वतंत्रता के प्रति माता पिता के व्यवहार उसी दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। ये दूसरा पॉइंट। फिर आता है आपका बाल्यावस्था। ये आती है आपकी 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि इस अवस्था में बच्चा जो है अपने संसार के प्रति और अधिक क्रियाशील हो जाता है। एरिक्सन इसे खेल आयु यानी कि प्ले स्टेज भी कहते हैं। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, स्कूल में प्रवेश करने के लिए तैयार हो रहा होता है और वह अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के आधार पर नई नई चीज़ों को विकसित कर रहा होता है ना। तो ये बाल्यावस्था में आ जाता है आपका। फिर आती है आपकी उत्तर बाल्यावस्था, उससे बड़ी यानी कि 6 से 12। इसके अंदर बच्चा परिश्रम, ठीक है, और हीन भावना, ये सब चीज़ें। तो बच्चे के लिए मनोसामाजिक अवस्था अवस्था जो है प्राथमिक विद्यालय की अवस्था है। इस अवस्था में वह विद्यालय नामक संस्था में संपर्क में आएगा और उसके व्यवहार, विचार, प्रतिक्रिया इन सबको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा। एरिक्सन ने शिक्षा को व्यक्ति के जीवन चक्र का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग माना और वह इस अवस्था को पूर्ण रूप से शिक्षा और विद्यालय जीवन से जोड़कर देखते हैं। अब वह मानते भी हैं कि जो बच्चा है वो औपचारिक शिक्षा में ही अपनी संस्कृति से संबंधित मौलिक कौशलों को सीखता है। एक बच्चा जो है वो अगर औपचारिक शिक्षा करता है तो औपचारिक शिक्षा से ही वो अपनी संस्कृति के बारे में और अपने कौशलों के बारे में सीखता है और वो अपने मित्र समूह में उनकी भूमिका और जिम्मेदारी को पहले के मुकाबले अधिक गंभीरता से लेता है, यानी कि पहले ले रहा था उससे ज़्यादा, ठीक है। तो वो आ जाएगा उत्तर बाल्यावस्था के अंदर, जो कि 6 से 12 वर्ष तक की होती है। उसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर आता है आपका किशोरावस्था, यानी कि एडल्टनेस जो आती है आपकी 12 से लेकर 19, यानी कि टीनेजर जिसे हम बोलते हैं ना। इसमें चीज़ों की पहचान और क्या कहते हैं, बहुत सारी पहचान का संकट, ये सब चीज़ें इसमें आएगी। तो एरिक्सन जो है इस अवस्था को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। वो बोलते हैं कि इस अवस्था में व्यक्ति ना तो बच्चा रहता है और ना ही युवा, वो दोनों के बीच में है। तो दोनों अवस्थाओं की जो भूमिका है सामाजिक अपेक्षाओं से गिर जाती है और इस अवस्था की विविध चुनौतियों के कारण ही एरिक्सन ने इस अवस्था पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। उन्होंने बोला, अन्य मनोसामाजिक अवस्थाओं की अपेक्षा इस अवस्था की व्याख्या और विश्लेषण अधिक बारीकी से किया जाए। इस अवस्था में एक किशोर के समक्ष एक नवीन मनोसामाजिक आयाम होता है और एरिक्सन ने इसे अहम यानी कि जो है ईगो आइडेंटिटी के नाम से इसने पहचाना है और ये इस अवस्था का एक सकारात्मक छोर भी है और इस अवस्था का नकारात्मक छोर होता है भूमिका। इस अवस्था में किशोर के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि अभी तक विभिन्न भूमिकाओं, कौशलों और सामाजिक अस्मिताओं का मतलब होता है पहचान के माध्यम से उनमें जो भी ज्ञान अर्जित किया है वह स्वयं छवि का निर्माण किया है। यानी कि अपने आप से होता है ना कि एक टीनेजर एज के अंदर ना इगोस्टिक प्रॉब्लम बहुत आती है, मैं यानी कि अपने आप में बोलते हैं ना मैं, तो वो चीज़ हमारे यहाँ पर डेवलप हो जाती है इसके अंदर। फिर आता है आपका प्रारंभिक युवा अवस्था। अब जब आपकी अडल्टनेस स्टार्ट होती है तो उसमें क्या बताया गया है कि इसमें युवा अवस्था की जो प्रारंभिक औपचारिक अवस्था है वो उसको औपचारिक अवस्था भी बोलते हैं। उनके अनुसार ये अवस्था जो है जिसमें व्यक्ति विवाह, आरंभिक पारिवारिक जीवन, व्यवसाय में प्रवेश कर लेता है और इस अवस्था में व्यक्ति पूर्ण रूप पर सामाजिक प्राणी के रूप में व्यवहार करने लगता है और अपने जीवन साथी के साथ में यौन आत्मीयता के भाव को भी अनुभव करता है।
एरिक्सन कहते हैं कि इस अवस्था से पहले व्यक्ति का यौन आत्मीयता का भाव सिर्फ अहंग अस्मिता की पहचान को खोजने के लिए प्रेरित होता है, यानी कि अपनी पहचान को खोजने के लिए प्रेरित होता है, परंतु इस अवस्था में पूर्ण रूप से एक नवीन पारंपरिक आयाम में विकसित होता है और इस मनोसामाजिक अवस्था के सकारात्मक छोर पर आत्मीयता का भी भाव होगा और नकारात्मक छोर पर अलगाव का भाव होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट होने लगती है प्रारंभिक युवा अवस्था के अंदर। उसके बाद में आता है आपका इसके अंदर मध्य आयु। अब इस यह व्यक्ति के मनो सामाजिक विकास की जो है सातवीं अवस्था होती है। इसे व्यक्ति के जीवन का मध्यकाल भी कहा जाता है। इसमें आने के बाद में व्यक्ति कहाँ पर आ जाता है, मध्यकाल की स्थिति में आ जाता है। व्यक्तित्व के दो मनोसामाजिक छोर के माध्यम से स्थित है। इसमें सकारात्मक छोर उत्पादकता का गुण, नकारात्मक छोर पर स्थिरता का गुण, ये दोनों चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर भी आपको ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि ये अवस्था जो है वो मनोसामाजिक छोरों के मध्य में स्थित होती है और इस अवस्था को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो व्यक्ति के जीवन का मध्यकाल भी होता है ना। तो उसके बाद में हमारी लास्ट आती है वृद्धावस्था। तो आपको पता ही होगा जब अब थोड़े से बुढ़े हो जाते हैं तो यह व्यक्ति के मनोविज्ञान मनोसामाजिक विकास की जो है आठवीं और अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने पूरे जीवन का आकलन करता है, यानी कि उसके जीवन में उसने क्या किया, कैसे किया। वो हर निर्णय के विषय में सोचता है जो उसने अपने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में लिए थे और वह अपनी उपलब्धियों और असफलताओं के विषय में भी गहनता से सोचता है और यह अवस्था बुढ़ापे की अवस्था होती है। अब इसमें खाली बैठा रहता व्यक्ति तो क्या करेगा, वो इन सब चीज़ों के बारे में विचार करने लगता है। तो आई होप आपको यहाँ पर जो है सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो है वीडियो खत्म होती है इस वाले लेसन की। यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, जो क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं कि एरिक्सन द्वारा जो है एपिजेनेटिक सिद्धांत क्या है, ईगो के विषय में क्या अवधारणा है, ये सब चीज़ें जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है सेम यही सब चीज़ें पूछी जाएगी। तो बस वीडियो को आपको देख लेना है एग्जाम से पहले। तो आई होप आपको जो है वीडियो समझ में आई होगी और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।